Dear students, BSc Part Third, फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 5 में वीडियो नंबर 12। आज वीडियो नंबर 12 में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन एवं अणुभार के मध्य संबंध का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। अभी तक आपने सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब हम क्वथनांक में उन्नयन और अणुभार के मध्य संबंध का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। बाईं तरफ आप एक ग्राफ देखिए जिसमें वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में T0, T1 और T2 तीन आपको टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, जबकि वाष्प दाब P0, P1 और P2 नजर आ रहे हैं। T0 केवल शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, टेम्परेचर है, या जिसको हम क्वथनांक कहेंगे वो है, और इसके सापेक्ष जब इसका वाष्प दाब होता है P0 होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें थोड़ी मात्रा में जो है थोड़ा सा विलय मिला देते हैं तो इसका वाष्प दाब घट करके जो है P1 पर आ जाता है, और टेम्परेचर जो है जब बढ़ेगा उसको वाष्प दाब तक ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर T1 तक लाना पड़ेगा ताकि ये पदार्थ उबल सके, लेकिन तब तक टेम्परेचर जो है T1 हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा और मात्रा में जो है विलय मिला देते हैं, तो विलय विलायक मिलकर विलयन बना लेंगे और इसका वाष्प दाब घट करके P2 आ जाता है। इस स्थिति में यह विलयन जो है उबलता नहीं है, अतः इसको उबालने के लिए हमें T1 से T2 तक गर्म करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर T2 पहुंच जाता है गर्म करते करते और ये पदार्थ उबलने लगता है, उबलेगा कब? जब इसका वाष्प दाब P0 तक पहुंच जाएगा। यदि हम इस ग्राफ में बिंदुओं को जब हम देखें तो यहाँ पर GHI तीन बिंदु P0 के सामने हैं, और ये तीनों बिंदु जो ताप वाले अक्ष पर जो हैं T0, T1 और T2 को प्रदर्शित करते हैं। जबकि यहाँ पर तीन बिंदु और हैं G, J, K। ये P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब, और K जो है P2 जिसको हम विलयन सेकंड का वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब हम वाष्प दाब एवं ताप वक्र वाष्प दाब P और T वक्र पर क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के समाकलित रूप का उपयोग करते हैं तो हम इसे लिखेंगे ln P0 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल HV अपॉन R 1 अपॉन T0 माइनस 1 अपॉन T1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ln P0 अपॉन P1 को हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर हम यहाँ देखिए डेल HV यहाँ पर है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और डेल TB0 है क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ R 1 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, T0 और T1 का एलसीएम आ जाएगा T0 T1, यहाँ पर आ जाएगा T1 माइनस T0। ln P0 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल HV अपॉन R इंटू T1 माइनस T0 का जो डिफरेंस है उसको हमने कहा डेल TB अपॉन ये हो जाएगा T0 अपॉन T1, और हमें मिलती है समीकरण नंबर 2। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं उस स्थिति में डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए T1 और T0 में अंतर बहुत कम होता है, अतः T1 और T0 का मल्टीप्लिकेशन को हम T0 स्क्वायर ही मान सकते हैं, क्योंकि T0 और T1 में ज्यादा अंतर नहीं होता है। पद ln P0 अपॉन P1 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम P1 को ऊपर ले जाएं, P0 को नीचे लाएं, तो यहाँ पर निशान किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर P1 को हम इसमें P0 जोड़ दीजिए और P0 ही घटा दीजिए, तो आई थिंक कोई चेंज या कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे माइनस ln P1 के साथ में हमने P0 ही जोड़ दिया और P0 ही घटा दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इसके बटा में हम लिख देंगे P0। अब हम P0 का यदि P0 में भाग देंगे तो माइनस ln ये एज इट इज आ जाएगा, और P0 में P0 का भाग देंगे तो 1 माइनस P0 माइनस P1 अपॉन P0। जैसे ln 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स। इस स्थिति में हम इसको लिखेंगे माइनस, निशान अपनी जगह आ गया। ln 1 माइनस इस पूरे पार्ट को हमने x माना, तो हम इसको क्या लिख देंगे? माइनस एक्स। तो माइनस माइनस P0 माइनस P1 अपॉन P0। ln P0 अपॉन P1 को हमने लिख दिया P0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो P0 माइनस P1 अपॉन
पी नॉट और समीकरण नंबर आ गया अपने लिए 4। राहुल के नियम से हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट बराबर होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ स्मॉल एन क्या है और कैपिटल एन क्या है, पिछले वीडियो में भी हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया है कि स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों जो हैं इनका टोटल या विलयन के मोल हैं। स्मॉल एन जो है केवल विलय के मोल हैं, जबकि कैपिटल एन जो है विलायक के मोल हैं। और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दोनों मिलकर जो है ये बनाते हैं विलयन के मोल। फिर से देख लीजिए, स्मॉल एन विलय के मोल हैं जबकि कैपिटल एन विलायक के मोल हैं, और दोनों का जो योग है वो है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिलकर जो है बनाते हैं विलयन के मोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी विलयन में विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, विलय अत्यंत कम मात्रा में मौजूद होता है। इस स्थिति में स्मॉल एन या विलय के जो मोल होते हैं वो विलायक के मोल की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होते हैं, अतः स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। यह होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए या जो तनु विलयन होते हैं उनके लिए। यदि हम स्मॉल एन और कैपिटल एन का ऐड कर दें तो ये इक्वल होता है कैपिटल एन, या हम इसको कैपिटल एन के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट साइड में एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर हमने स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर समीकरण 4 और 5 की जब हम तुलना करते हैं, यहाँ ये रहा समीकरण नंबर, ये देखिए समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि समीकरण 4 का राइट हैंड साइड और समीकरण 5 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ln पी नॉट, यहाँ से देखिए ln पी नॉट अपॉन पी वन इक्वल्स टू होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, और इसे हम दे समीकरण नंबर 6। समीकरण 2 व 6 की तुलना करने पर यहाँ पर हम देखिए समीकरण नंबर 2 देखिए आप, ये देखिए ln पी नॉट अपॉन पी वन इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर डेल टी बी अपॉन टी वन इंटू टी नॉट। अब यहाँ पे भी जो है ln पी नॉट अपॉन पी वन, यहाँ से जो इसकी वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल एच वी अपॉन आर इंटू डेल टी वी अपॉन टी नॉट स्क्वायर, जिसको कि हमने वहां से समराइज किया था। इसी इक्वेशन में जाकर के हमने जो है इसको आगे लिख करके हमने इस इक्वेशन को समराइज करके लिखा था। हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 में हम डेल टी बी निकालना चाहें तो बाकी चीजें आर टी नॉट मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, स्मॉल अपॉन कैपिटल एन और डेल एच वी नॉट इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल एन बराबर होता है डब्ल्यू वन अपॉन एम वन और कैपिटल एन बराबर होता है डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट। यहाँ डब्ल्यू वन जो है विलय का भार ग्राम में और एम वन है विलय का अणुभार, जबकि कैपिटल एन जो है यहाँ पर जिसमें विलायक के मोल हैं उसमें डब्ल्यू नोट है विलायक का भार ग्राम में, जबकि एम नोट है विलायक का अणुभार। अब हम ये दोनों मान स्मॉल एन और कैपिटल एन के मान जो आपने राइट साइड में यहाँ पे क्रसर के पास में देख रहे हैं, इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो स्मॉल एन पर ये आ जाएगा डब्ल्यू वन अपॉन एम वन आ जाएगा, और कैपिटल जो एन है वो उसकी जगह हम लिख देंगे डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट। ये लिखने के बाद यहाँ पर देखिए डेल टी बी इक्वल टू हमारी इक्वेशन हो जाएगी आर टी नॉट स्क्वायर डेल एच वी डब्ल्यू वन इंटू एम वन अपॉन एम नॉट अपॉन एम वन इंटू डब्ल्यू नॉट। हम जानते हैं कि एल वी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो डेल एच वी अपॉन एम नॉट विलय के लिए प्रति ग्राम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर डेल एच वी और एम नॉट दोनों को मिला करके हम एल वी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी समीकरण आ जाएगी 9। यदि 1 मोल विलय 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो तो, यानी डब्ल्यू वन अपॉन एम वन का मान हम 1 मान ले और डब्ल्यू नॉट का मान हम जो है 1000 ले लेते हैं। उस स्थिति में डब्ल्यू वन अपॉन समीकरण नंबर 9 हमारा हो जाएगा डेल टी बी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल वी। डब्ल्यू वन एम वन की जगह हम 1 रख देंगे, डब्ल्यू नॉट की जगह हम 1000 रख देंगे, और हमें मिलेगा समीकरण नंबर 10। यदि इस पूरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं के बी, तो डेल टी बी किसके बराबर हो गया, के बी के बराबर हो गया। के बी हमारे लिए जो है मोलल
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। हम समीकरण 10, 11 और 9 से एक इक्वेशन जो एक कॉमन जो रिजल्ट है वो हम डिराइव करते हैं कि डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोललता। मोललता की परिभाषा हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है, विस्तार से हमने उसको काफी कुछ एक्सप्लेन आपको किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अतः क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अतः क्वथनांक में जो उन्नयन होता है डेल टीबी जो है वो, यदि हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में आपको इस फॉर्मूला नजर आ रहा है डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोललता, में केबी हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल टीबी समानुपाती हो जाएगा मोललता के। अतः क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। समीकरण 9 व 11 से हम लिख सकते हैं डेल टीबी इक्वल टू केबी, मोललता को हम यहाँ लिखेंगे W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W0। तो ये था हमारे लिए फॉर्मूला। अब यदि हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण करना चाहें तो हमें लैंड्सबर्गर की विधि को काम में लेना होगा। लैंड्सबर्गर की इस विधि का डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है। हम एक फ्लास्क लेंगे, उसमें चित्रानुसार जो है उपकरण या एपरेटस को जो है व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला राइट साइड का जो पार्ट है जहाँ क्रशर है, उसमें हम बैकमैन तापमापी या थर्मामीटर लगा देते हैं और इस फ्लास्क में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र में से हम विलय डालते हैं। शुरू में हम उबला हुआ विलायक यानी विलायक हम लेकर के उसको गर्म करेंगे और उसको उबालते हैं। जैसे ही इसकी वेपर जो है यहाँ जाएगी, गर्म जो वाष्प जैकेट होगी, क्वेथन नली और ये सारा कुछ एपरेटस में हम यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। ये इस विकर्ण यदि हम एपरेटस को देखते हैं तो इस विधि में उपकरण के 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं। पहला जो पार्ट है वो है क्वथनांक फ्लास्क, जिसमें विलायक को उबाला जाता है, जिसको मैंने ए नाम दिया है। यहाँ पे देखिए ए आपको नजर आ रहा है, कर्सर जहाँ पर है। इसमें हमने ये क्वथनांक फ्लास्क है, इसमें जो है हम विलायक को उबालते हैं। दूसरा है भीतर की क्वेथन नली, जिसका मध्य भाग अंशांकित है। इसमें कांच की आगे से गोल नली और दूसरा है बैकमैन थर्मामीटर। इस साइड में देखिए यहाँ पे बैकमैन थर्मामीटर ये लगा हुआ है। इस बैकमैन थर्मामीटर में 0.01 केल्विन तक हम टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं। यानी इसका जो है अंशांकन है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है, ताकि हम कम, अगर मान लीजिए टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी चेंजेस अपने को कहीं नजर आता है तो हम उसको बैकमैन तापमापी के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेथन नली को घेरे हुए एक वाष्प जैकेट। तो इस तरह से इसके 3 भाग हो गए। ये बाईं तरफ वाला भाग है, दूसरा ये अंदर जिसमें बैकमैन तापमापी लगा है, और तीसरा इसमें एक जैकेट है जो गर्म वाष्प जैकेट बोलेंगे उसको, एक क्वेथन नली को घेरे हुए है। करेंगे कैसे हम, इसमें प्रोसीजर को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। भीतर क्वेथन नली में 5 से 7 ml शुद्ध विलायक लेंगे। जहाँ पे ए लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे हम शुद्ध विलायक यूज करेंगे। शुद्ध विलायक लेकर उसमें विलायक की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। ऊपर से जो है इसमें वेपर इंसर्ट करते हैं या वाष्प प्रवाहित करते हैं। द्रव उबलने पर बैकमान तापमापी से ताप या क्वथनांक हम नोट कर लेते हैं। वाष्प प्रवाह को बंद कर अब बारीक छिद्र से विलय की तुली हुई मात्रा W1 ग्राम प्रवेशित कराते हैं। यहाँ पे देखिए एक बारीक छिद्र जो लिखा हुआ है, यहाँ से ये विलय डालने के काम आता है और विलय की तुली हुई मात्रा हमें पता होती है, जिसको हम W1 बोलते हैं। और एवं पुनः वाष्प प्रवाह करके क्वथनांक T1 नोट कर लेते हैं। दोनों के अंतर से हमें डेल टीवी ज्ञात हो जाता है। यानी कहने का मतलब, हम पहले विलायक का क्वथनांक ज्ञात कर लेते हैं और फिर विलायक के क्वथनांक ज्ञात करने के बाद हम उसमें थोड़ी सी विलय की मात्रा डाल करके फिर हम टेम्परेचर नोट करते हैं। जब वो द्रव उबलने लग जाए उस स्थिति में डेल टीबी हमारा हो जाएगा T1 माइनस टी नोट। T1 हमेशा टी नोट से ज्यादा होता है, क्योंकि क्वथनांक में जो है विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। क्वथन नली में विलयन का सही आयतन पढ़कर उसका हम घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। गणना करके विलय के W1 ग्राम को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार विलय का अणुभार M1 हो जाएगा Kb इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W0।
यानी पिछला जो फॉर्मूला था उसमें से m1 को हम यहाँ ले गए और डेल टीबी को हम नीचे ले आए, उसी फॉर्मूले को हम फिर से यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस सिस्टम में हमें कमी जो है देखने को मिलती है। कमी यह है कि द्रवों के बहुत या अति ज्यादा गर्म होने का खतरा रहता है, अतः क्वथनांक पर विलयन के सही संगठन को ज्ञात करना कठिन होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने क्या पढ़ा, यहाँ देखिए। सबसे पहले आपने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन और अणुभार के मध्य संबंध का उष्मागतिकीय व्युत्पन्न, साथ ही हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर या प्रायोगिक तौर पर हम इसको किस तरह से जो है प्रूव करेंगे या किस तरह से हम इसका मापन करेंगे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। धन्यवाद।